हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम 2023 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है उसकी पीडीएफ को भी मैंने इसी में मर्ज कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अलग अलग ढूंढने में। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर यहाँ से फिनिश हो जाता है, उसके बाद ये सेकंड पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही पीडीएफ को मैंने एक में ही कर दिया है। ठीक है जी, ताकि और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा वहाँ पर जीएस के सारे पेपर्स, एसे का कंपलसरी पेपर जो भी हिंदी इंग्लिश का, ठीक है, ऑप्शनल्स पेपर जो भी सारे ही हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं मिलता है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। ठीक है, सारे पेपर्स की हम वीडियोस तो नहीं बना सकते लेकिन पीडीएफ आपको ज़रूर दे देंगे। ठीक है, तो आप हमें बता दीजिएगा कौन सा पेपर आपको चाहिए, तो वो हम उसकी पीडीएफ को मर्ज करके दोनों पेपर की पीडीएफ आपको एक में ही करके और टेलीग्राम पे दे देंगे फ्री में। मतलब वो चैनल फ्री चैनल है हमारा सिविल सर्विसेज टीम, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर एक बहुत अच्छा ऑप्शनल पेपर होता है। जो नए एस्पिरेंट हैं, आगे अगर चूज़ करना चाहते हैं, आगे इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको बता दूं कि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर, जैसे कि आप कोई भी यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है जो कि 500 नंबर का होता है, 500 मार्क्स का होता है, तो ज्योग्राफी का भी ये 500 नंबर का है। तो 250 नंबर के यानी 250 के दो पेपर होंगे आपके। तो ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है यानी भौतिक जो भूगोल है वो पढ़ना पड़ता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल पढ़ना पड़ता है। सेकंड पेपर में, इसका जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये कैसा ऑप्शनल पेपर है? ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर वन ऑफ द बेस्ट जो ऑप्शनल पेपर्स हैं यूपीएससी के, उसमें आता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो लोग चूज़ करते हैं ऑप्शनल पेपर्स, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लिटरेचर में है, उनमें से है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी काफ़ी लोग चूज़ करते हैं। इसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस ऑप्शनल के साथ में कि माध्यम को लेकर हिंदी माध्यम में उतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता जितना कि इंग्लिश मीडियम में है। तो इसीलिए देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होते हैं उनको ज्योग्राफी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम के छात्र, अगर आप खुद से आप इस चीज़ को सर्च कर लीजिएगा, खुद से पता कर लीजिएगा कि जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैक्सिमम कितने मार्क्स तक मिले हैं लोगों को हिंदी माध्यम में, तो ही आप हिंदी माध्यम में इसको आप चूज़ करें। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो ज़रूर आप चूज़ करें, क्योंकि ये आपको सपोर्ट भी करता है दूसरे पेपर में। ठीक है, सपोर्ट कहाँ कहाँ करता है? एक तो आपको प्रीलिम्स में जैसे प्रीलिम्स में तो आप जानते ही हैं कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो करता है वो आपके मेंस एग्ज़ाम में। तो मेंस एग्ज़ाम में एक तो आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी है ही। ठीक है, 100 नंबर के करीब वहाँ पर आपकी ज्योग्राफी पूछ ली जाती है, 100 मार्क्स की, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 250 में 100 मार्क्स की ज्योग्राफी पूछ ली जाती है वहाँ पर। तो वो तो अगर आप ऑप्शनल पेपर नहीं भी ज्योग्राफी लेंगे तो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जीएस के थर्ड पेपर में भी कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स या डिजास्टर मैनेजमेंट है या इन्वायरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी का वहाँ पर थोड़ा सी हेल्प मिल जाएगी आपको ज्योग्राफी लेने से। और इसके अलावा अगर ए से कभी पूछ दिया गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो फिर आप ज्योग्राफी की जो फील है उसकी वजह से आप वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप खुद से भी देख लीजिएगा कि कैसे मार्क्स मिल रहे हैं मीडियम को लेकर, तब आप लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3-3 घंटे के होते हैं हर एक पेपर यूपीएससी के मेंस के। और जो फर्स्ट पेपर है इसमें यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 खंडों में होंगे, सेक्शन ए और बी में। ठीक है, तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 में से सिर्फ आपको 5 के आंसर देने हैं। ठीक है, तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला और 5वां कंपलसरी है, यानी सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 वो कंपलसरी है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो खंड ए, जो सेक्शन ए है, इसका जो पहला क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, 50-50 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके सब सेक्शन भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ABCD ऐसे करके दिए गए हैं, तो ये सारे ही आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना है, 10-10 नंबर के हैं ये। तो पहला पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ जियोस्ट्रॉफिक वाइंड, मतलब भू विक्षेपी वायु क्या है? तो हिंदी माध्यम में क्या प्रॉब्लम होती है? अब जैसे भू विक्षेपी होता क्या है, भू विक्षेपी वायु क्या होती है, अगर अपडेटेड इसकी सही परिभाषा आपको मिल जाती है तो हिंदी माध्यम भी अच्छा है मतलब। और ठीक है, तो वायुदाब ढाल एवं वायु परिसंचरण के मध्य संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो ये पूछा गया है। फिर यहाँ पे सागरीय रेंचिंग क्या होती है, मतलब ओशन रेंचिंग क्या होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। एक्वा काउ बॉयज़ इस तरह की गतिविधियों से कैसे संबंधित होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, मृदा समृद्धिकरण की प्राकृतिक
प्रतिक्रियाओं एवं खाद्य उत्पादन पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, इस तरीके से आया है। डीप इकोलॉजी एक संकल्पना के रूप में उथली पारिस्थितिकी यानी शैलो इकोलॉजी से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। आर्थिक भूविज्ञान के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उसकी चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी था। और फिर है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे 3 दिए हुए होंगे, तो ये 10 नंबर का है, इसके बाद 20 नंबर का है, और फिर ये 15 नंबर का है। मतलब 20 नंबर का है, फिर ये 15 नंबर का है, फिर ये 15 नंबर का है। ठीक है, ये 10 नंबर वाला तो ई वाला है। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी 50 नंबर का है, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और 15 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, पूरा चुंबकत्व एवं समुद्र अधस्थल प्रसरण के साक्ष्यों ने प्रमाणित किया है कि द्वीप एवं महासागर द्रोणी कभी स्थिर नहीं रहे। ठीक है, तो समुचित रेखा चित्रों द्वारा व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद उदाहरणों के सहित आपको प्रति चक्रवात के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, प्रशांत महासागर के विशेष संदर्भ में तृतीय जलवायु पर उनके प्रभावों की चर्चा पर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के कारण क्या है। ठीक है, समुचित उदाहरण देकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मौसम एवं जलवायु पर इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है जी, तो ये 20 नंबर का पूछा गया है। समप्राय भूमि को परिभाषित कीजिए। विभिन्न भू आकृतिक चक्रों के अंतर्गत समप्राय भूमि के साथ जुड़ी हुई दृश्य भूमि विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसके बाद प्रादेशिक पारिस्थितिकीय परिवर्तनों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मानव स्वास्थ्य को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद अब चूंकि फर्स्ट पेपर में आपके फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों ही हैं, तो उसी से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। सागरीय संसाधनों तथा उसके आर्थिक महत्व का एक विवरण दीजिए। इस प्रकार के संसाधनों को समुद्री प्रदूषण ने कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, फिर पूछा गया, एक सामान्य मृदा परिच्छेदिका में जैव क्षितिजों एवं खनिज क्षितिजों की विशेषताओं के मध्य अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है आपको। फिर पूछा गया, ताप व्युत्क्रमण कैसे होता है। ठीक है, मतलब हाउ डज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अकर। तो इस पर पूछा गया, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। समुचित उदाहरणों द्वारा स्थानीय मौसम पर इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन था। अब पहले सेक्शन से, किसी भी सेक्शन से आपको 4 के चारों नहीं करने, ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। ठीक है, तो छोड़ भी सकते हो आप, जैसे यहाँ से सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर सेक्शन ए से 2 करो और सेक्शन बी से 3 कर लो। ठीक है, टोटल 5 करने हैं आपको। और हर एक सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, तो यहाँ पर भी आपको 150 शब्दों में हर एक का आंसर देना है। 10-10 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये पूछा गया यहाँ पे, मानव भूगोल में एक मौलिक संकल्पना के रूप में क्षेत्रीय विभेदन के क्रमिक विकास की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये पूछा गया है। फिर पूछा गया है, विकासशील विश्व से संबंधित खाद्य एवं पोषण समस्याओं का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस क्रिटिकली फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप देख लीजिएगा, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। ह्यूमन माइग्रेशन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस बिटवीन पुश एंड पुल फैक्टर्स, एलेबोरेट विद रेफरेंस टू द मोस्ट रिसेंट डायस्पोरा। तो 10 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, क्या माल्थुजियन सिद्धांत को वर्तमान समय में मान्य नहीं किया गया है, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो माल्थुजियन थ्योरी पर पूछ लिया गया यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का है ये, तो यहाँ से। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, वृद्धि ध्रुव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ध्रुवीकरण से प्रेरित क्षेत्रीय असमानताओं एवं असंतुलनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में नगरीय विस्तार की समस्याओं एवं संभावनाओं की नगरीय उपांत के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो विकसित और विकासशील राष्ट्रों में नगरीय विस्तार की समस्याओं और उनकी संभावनाओं की नगरीय उपांत। अब उपांत का शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं मीडियम हिंदी माध्यम में, तो उसका इंग्लिश जो सेक्शन है वो भी आप देख लिया करिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट, लैंगिक समता एवं मानव विकास के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सामान्य रूप से प्रयुक्त लिंग संबंधी सूचकांक प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद है, विकास की सीमाएं मॉडल में
जनसंख्या संसाधन उपयोग एवं विकास गठजोड़ को स्पष्ट कीजिए। इस मॉडल की आलोचना अधिकता से क्यों की गई है। ठीक है। फिर पूछा गया है समुचित आरेखों द्वारा ए लॉस के केंद्रीय स्थान से संबंधित स्थित सिद्धांत के मॉडल को स्पष्ट कीजिए। इसकी आलोचना क्यों की गई है, तो ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हार्मोनाइज द कॉम्प्लीमेंट्री गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। इसको डिस्कस करना आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं विश्व भर में असमान आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है, समुचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है ग्रामीण अधिवास मानव और उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के मध्य बुनियादी संबंधों की अभिव्यक्ति है, चर्चा कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि नियोजन प्रदेश यानी प्लानिंग रीजन की संकल्पना का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रदेशों के सृजन में पर्यावरणीय एवं आर्थिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सीमाएं एवं सीमांतों के भौगोलिक साहित्य में भिन्न अर्थ है, अपने उत्तर की पुष्टि वर्तमान संदर्भ में कीजिए। तो वर्तमान संदर्भ यानी करंट अफेयर से जोड़ के आपको बताना है इसका आंसर। तो ये फर्स्ट पेपर था, मैंने जल्दी से आपको बता दिया, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। सेकंड पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये भी 250 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर ये भी है। और यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, बिल्कुल फर्स्ट पेपर की तरह, पहला और 5वां कंपलसरी है। तो सेक्शन ए जो है, यहाँ पर आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित सभी की स्थिति को अंकित कीजिए। अपनी जो आपकी आंसर सीट होगी उसमें इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक महत्व का अधिकतम 30 शब्दों में लिखना है, आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मैप दे दिया गया है यहाँ पे आपको, और ये टॉपिक इसी मैप में आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। जैसे कि यहाँ पे नाथुला, तो नाथुला के बारे में आपको 30 शब्दों में लिखना है। फिर हट्टी के बारे में, रॉस द्वीप के बारे में, जो रॉस आइलैंड है उसके बारे में 30 शब्दों में लिखना है, उसको दर्शाना भी है और लिखना भी है। जैसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है वो आपको वहाँ पे वो कर देना है। और ठीक है, तो ये बेतवा नदी है। ठीक है, ये सब पूछा गया आपको पहला क्वेश्चन, जो कि कंपलसरी है। फिर उसके बाद है पहले का बी जो है, यहाँ से भारत में गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों की उत्पत्ति, वितरण और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो सेकंड पेपर आपका जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से, भारतीय भूगोल से संबंधित है। उसकी उत्पत्ति, वितरण और आर्थिक महत्व भी बताना है आपको। ठीक है, ये 10 नंबर का है यहाँ पे। फिर है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने में भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है। फिर पूछा गया भारत में वन संरक्षण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो जो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन था, कंपलसरी था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ये भी 50 नंबर का है। यहाँ ये 20 नंबर का क्वेश्चन है पहला, उसके बाद 15-15 नंबर के हैं। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के महानगरीय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इस पर काबू पाने के प्रयासों की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन को पूछा गया है कि मोटे अनाज को पोषक अनाज और जलवायु लचीला क्यों माना जाता है। ठीक है। तो मिलेट्स का जो ईयर है वो भी सेलिब्रेट किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। और सिलेबस में तो है ही, भारत में मोटे अनाज की खेती की बाधाओं और सुअवसरों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। उसके बाद है कि क्वेश्चन भारतीय द्वीपों के भू रणनीतिक महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है। तो एग्जामिन द जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन आइलैंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय औषधीय उद्योग को वैश्विक बाजार पर कब्जा करने के लिए मात्रा से लेकर मूल्य नेतृत्व तक आगे बढ़ना होगा, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। सिंधु गंगा मैदान के विशेष संदर्भ में बाढ़ की समस्याओं एवं उनके प्रबंधन की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया भारत के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति पर पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद चौथा है गिरती प्रजनन दर और बढ़ती औसत आयु के साथ भारत जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक लाभांश में कैसे बदल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, ठीक है, उसकी एवरेज एज भी बढ़ रही है, ठीक है, और प्रजनन दर गिर रही है, तो इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, लाभ कैसे उठा सकते हैं इसको, आर्थिक लाभ। फिर क्वेश्चन पूछा गया भारत में शहरी नियोजन की खराब गुणवत्ता शहरीकरण की वास्तविक आर्थिक क्षमता को साकार करने में एक बड़ी बाधा है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर क्वेश्चन है कि भारत की व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हांकित कीजिए। चीन के साथ भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है,
अब देखो ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत की व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताओं को चिन्हांकित कीजिए और चीन के साथ भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति की विवेचना कीजिए। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में पूछ लिया गया, ठीक है। तो ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है। इसके बाद सेक्शन बी है जिसका कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी है, 150 शब्दों में सारे आंसर आपको लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के। तो पहला यहाँ पूछा गया भारत में जूट उत्पादक क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जूट मिल उद्योग में गिरावट के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर है भारत के बड़े शहरों में शहरी निर्मित वातावरण भूदृश्य के जैव भौतिकीय चरित्र में मुख्य परिवर्तन पैदा करता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। पूर्वी घाटों की भूवैज्ञानिक विशेषताओं और पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया है। फिर पूछा गया भारत के सांस्कृतिक क्षेत्रों की उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर व्याख्या कीजिए। उसके बाद है भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रांतिक खनिज क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो वाई आर क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ ये 20 नंबर का क्वेश्चन एक है, बाकी 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन है। बड़ी संख्या में भारतीय शहरों में उनके ऐतिहासिक विकास के कारण जटिल रूपात्मक विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया भारत में सतत कृषि विकास के लिए जैविक खेती के महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद है भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध के भू राजनीतिक प्रभाव का परीक्षण कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र के रूप में भारत की हरित ऊर्जा पहल पर चर्चा कीजिए। फिर है भारत का पोल्ट्री क्षेत्र देश के कृषि क्षेत्र में सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया है, इनके अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र विकास के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका पहला है भारत कृषि उत्पादकता में कई अन्य देशों से पीछे क्यों है, ठीक है। उत्पादकता की बात कही गई, वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। पूछा गया वाई इंडिया लैक्स बिहाइंड मैनी अदर कंट्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है। सजेस्ट करना है आपको सभी क्षेत्रों में टिकाऊ तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय बताने हैं। तो समस्या ये है और उपाय यहाँ आपको खुद बताने हैं, ठीक है। पूछे क्यों है, समस्या है तो है क्यों, और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी तो अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। इसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी पर्यटन क्षमता का आकलन कीजिए, ठीक है। पारिस्थितिकी पर्यटन क्षमता का आकलन करना है और द्वीप क्षेत्रों के सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य संकेतकों की क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पेपर था भैया मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। इस जो दोनों ही पेपर हैं इनकी दोनों पेपर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।